हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 7 है वो है किसी भी चार्ज रिंग जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्फेरिकली चार्ज है, सर्कुलर चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। ठीक है, ये मैंने टॉपिक अलग से इसलिए चुना है क्योंकि इसमें बोर्ड के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन या डेरिवेशन पूछा जाता है या इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था उसमें जेईई, ठीक है, नीट, वहां क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक सबसे ज्यादा बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम निकालेंगे सर्कुलर रिंग या सर्कुलर चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए आप। ये मेरी कोई रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर Q चार्ज या प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, ध्यान देना, प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल है और 3 नंबर इजीली बोर्ड में आप गेन कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम से। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कोई रिंग है जिसका सेंटर O है और ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। समझ में आया? ये इसकी एक्सिस आगे जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया x। इस सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है इसको मैंने मान लिया कैपिटल R। ठीक है, अब ये देखो सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के कारण मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं यहां क्या करूंगा, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में किया था, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लूंगा मैं। तो यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डिवाइड कर लिया इसका, ठीक है, और इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज मान लिया मैंने dq। अब देखो कि ये जो छोटा सा चार्ज dq है, दिस dq कैन बी लाइक पॉइंट चार्ज। ये जो dq है ये पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगा तो हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पॉइंट q है या कोई पॉइंट चार्ज है जिसके कारण P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास में होता है KQ/R²। ये मैंने पढ़ रखा है, पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। तो यहां मैंने क्या किया सॉरी, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। तो एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज मैंने dq माना और ये dq अब पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगा, तो इस dq से ये डिस्टेंस मैंने r मानी। अब इस dq से इस r डिस्टेंस दूरी पर ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। यस और नो? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है, और इस d की जो वैल्यू होगी ये होगी k dq/R²। यस और नो? भाई ये मेरी चार्ज रिंग है, ठीक है, यहां पे ये r डिस्टेंस है, ठीक है, और इस r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी d है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरा k dq/R² आ गया। क्लियर है ना? अब इस d के दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा, ये थीटा की तरफ वाला,
वो होगा डीई cos ऑफ थीटा, और इसके अपोजिट जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीई साइन ऑफ थीटा। ये भी क्लियर है। इस डीई के दो कंपोनेंट हो गए, डीई cos थीटा, थीटा की तरफ, डीई साइन थीटा, थीटा के अपोजिट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने यहां माना, ठीक मैं यहां भी मानूंगा, छोटा सा मेरा डी एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू है, और इस डी क्यू की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ये भी आर होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये भी क्या होगी, डी होगी, और इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये सुनो, ध्यान देना। और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एक कंपोनेंट तो होगा इस डायरेक्शन में, वो तो हो जाएगा थीटा की तरफ, डी cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट होगा अपोजिट, ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा। यस और नो। अब देखो कि इसके कारण ये डी साइन थीटा और इसके कारण ये डी साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट इफेक्ट है डी cos थीटा ये जुड़ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही मैं अगर यहां पे मानूं कोई एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के कारण मैं देखूंगा तो वही इसके जस्ट अपोजिट यहां पे वो उसके जो ये पैरेलल वाले डी साइन थीटा वाला जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास में केवल कौन सा इफेक्ट रहेगा, डी cos थीटा वाला। ठीक है, जैसे ये कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अब इस सर्कुलर रिंग के ऊपर वहां कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर मुझे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने पहले ऊपर एलिमेंट माना, नीचे एलिमेंट माना, नीचे ऊपर वाले ने दोनों यहां एलिमेंट आ गए, तो जो ये दोनों इफेक्ट थे, ये डी साइन थीटा प्लस डायरेक्शन में, ब्लैक वाला डी साइन थीटा माइनस डायरेक्शन में, अपोजिट हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, और जो इनका इफेक्ट था डी cos थीटा वो जुड़ गया। अब मैं ये जो सर्कुलर रिंग है इसके इस दोनों तरफ मान लेता हूं एलिमेंट को, तो ये दोनों डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस होगी यार, वापस से वही दो कंपोनेंट आएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डी cos थीटा का इफेक्ट जुड़ जाएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट मान लूं मैं, तो बहुत सारे डी cos थीटा मुझे मिल जाएंगे, और बहुत सारे डी साइन थीटा का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। बात समझ में आ रही है? और डी cos थीटा का रिजल्टेंट इफेक्ट मुझे मिलेगा, समझ गए? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा इस पॉइंट P के ऊपर E नेट है, E नेट ऑन पॉइंट P, इसको मैं बोल सकता हूं ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ D, या मैं इसको ये बोल सकता हूं D की वैल्यू मेरे पास में ये है इंटीग्रेशन ऑफ K dq अपॉन आर स्क्वायर डीई cos ऑफ थीटा, या मैं ये बोल सकता हूं डी की वैल्यू रख दी अपन ने, डी की वैल्यू के dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे दोस्तों देखो, ये r क्या है, कांस्टेंट, ये सर्कुलर रिंग है, ये पॉइंट P है, किधर से भी जाओ आप, ऊपर से, नीचे से, साइड में से, किधर से भी जाओ, ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये r, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा, सर्कुलर रिंग में आप ये जाओगे, चाहे ऊपर से जाओगे, ये जो एंगल है एक्सेस के साथ में बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, ये एंगल भी सेम रहेगा, तो दैट मींस थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस है x, दिस x इज आल्सो कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां मेरे पास में चार कांस्टेंट आ गए, थीटा, r, x और कैपिटल R। वहां थीटा क्या है, एंगल है, ये एंगल कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सर्कुलर रिंग में आप किधर से भी चले जाओ, एक्सेस के साथ में जो एंगल बनाएगा वो एंगल r, ये जो स्मॉल r एंगल बनाएगी एक्सेस के साथ में, ये एंगल तो कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरा, थीटा मेरा यहां कांस्टेंट रहेगा, r मेरी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलर रिंग जो है वो आगे पीछे नहीं हो रही, फिक्स डिस्टेंस पे है।
फिक्स डिस्टेंस पे है तो ये P पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस R ही रहने वाली है। तीसरा मेरा x सेम रहेगा और ये तो रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग है, ये ऑलवेज कांस्टेंट। तो थीटा आर, एक्स और आर कैपिटल आर कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो इस वाले फॉर्मूले पे निकालने में मुझे क्या मिलता है कि ई नेट अगर मैं निकालूं तो ई नेट हो जाएगा मेरा के कांस्टेंट है, यहाँ पे cos ऑफ थीटा कांस्टेंट है मेरा, अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज है डी क्यू। और इस पूरी सर्कुलर रिंग के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो इस पूरी रिंग के ऊपर वैल्यू क्या है क्यू। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे के क्यू cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस सर्कुलर रिंग के ऊपर जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से पी पॉइंट, इसके एक्सिस के जो ऊपर पॉइंट पी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मेरा इक्वेशन 2 की फॉर्म में आ चुका है। गॉट इट। चलिए अब मैं इसकी फॉर्म निकालता हूं, मींस cos थीटा को मैं यहां रिप्लेस करता हूं। तो देखो cos थीटा को रिप्लेस करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल है मेरा। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है हमने फॉर्मूले में देखा है, लाल कक्का वाले फॉर्मूले में देखा है हमने, आधार अपॉन कर्ण, या इंग्लिश में अगर आप देखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा x, हाइपोटेनियस क्या है मेरा r, वो वैल्यू किसके बराबर होगी मेरी cos ऑफ थीटा के। तो cos ऑफ थीटा यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम डायग्राम, cos ऑफ थीटा में क्या लिख सकता हूं x ओवर r। ठीक है, तो यहां cos थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा x अपॉन r। और यहां पे देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना, तो अगर आप इस स्मॉल आर को भी रिप्लेस करना चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, दिस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये भी डायग्राम से, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, या इसको और आगे बढ़ाएं अपन तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू आर। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये मैं मेरी इस इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करता हूं। ठीक है, आप पॉज करके फटाफट उतारो इसको, मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, पॉज करके उतारो। तो यहां कर देता हूं, ये चीज दिख रही है ना आपको, चलिए देखो जरा। तो ये मेरा हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, cos थीटा की जगह मैं क्या करूं, cos थीटा की जगह x अपॉन r पुट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन उधर हो गया r स्क्वायर और यहां पे हो गया एक और r, तो ये हो जाएगा मेरा k क्यू x अपॉन r की होल क्यूब। अब ये r की वैल्यू है जो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन k क्यू x ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरा ई नेट हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। ये एक्सप्रेशन आपको बुक में दिया हुआ रहता है जो आपको याद रखना है, समझ गए। तो ये जो 3 नंबर की इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग एट पॉइंट P which is x distance far away from the circular ring। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया नंबर 3। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम कुछ केसेस देखेंगे इसमें। ठीक है, पहला केस, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग
आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो सेंटर के ऊपर सर्कुलर रिंग के। तो दोस्तों मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली होता है, उसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है या फोर्स जीरो होता है। बताया हुआ है ना पहले। क्योंकि वो क्या करेगा, देखो ये सेंटर है, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पे कोई होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब इसके जस्ट सामने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो एक दूसरे के इफेक्ट को, ये इस डायरेक्शन में, 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 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां सेंटर पे जो सर्कुलर रिंग है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। आइए देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से जीरो आती है या नहीं आती। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर x की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, सेंटर के ऊपर मेरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। सेंटर के ऊपर x जीरो होना चाहिए, तो एट सेंटर x इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन 3 में अगर इस x की वैल्यू आप जीरो पुट कर दें तो आपकी ई नेट कितना आ जाएगा, दिस आल्सो जीरो। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, यह ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब दूसरा केस अपन देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस हम देखें तो उसमें अगर मैं बोलूं कि दिस x इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये जो इसकी रेडियस है ये तो 1 फीट है और ये जो x है ये 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर 1 फीट से बहुत ज्यादा, तो 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति अगर इस सर्कुलर रिंग को देखेगा तो ये सर्कुलर रिंग एक पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, और पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगी तो पॉइंट चार्ज की जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो मैं देखता हूं कि इस वाले केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आती है या नहीं आती। चलिए इस वाले को देखें, तो देखो ये हो गया मेरा ई नेट इज इक्वल टू KQ x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 3/2 है, तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन से ये x, तो x स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा होगा R स्क्वायर से, तो इसकी तुलना में इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा KQX अपॉन x क्यूब, ये स्क्वायर से ये टर्म गई, यहां क्यूब बच गया, x गया, तो अपने पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास में ये पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करने वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। और एक छोटी सी चीज कि अगर x इंफिनिटी हो तो यहां x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, जीरो। तो ये भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाके जीरो होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ई मेरा x मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी कम होती जाएगी। चीज समझ गए मेरी। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वो न्यूमेरिकल भी इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी ये जो आपका टॉपिक है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल को स्किप मत करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नेट। ठीक है, ई नेट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, या फिर इसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई न्यूमेरिकल दे रखा है आपका, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, for a uniform charge ring, ठीक है, जिसपे चार्ज Q है, रेडियस R है।
चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसकी r है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that E net जो है वो मेरा मैक्सिमम है, E net इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट E net, अपने को E net भी कैलकुलेट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ E वर्सेस x, और अपने को E वर्सेस x भी ड्रॉ करके बताना है कि कितना आता है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सारे कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएंगे। देखो जरा, अपने को यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस r है, कैपिटल Q इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण मैं जानता हूं, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू k q x ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन होता है मेरा सर्कुलर रिंग जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण E नेट की वैल्यू ये होती है मेरी। अब अपने को ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट E नेट इज मैक्सिमम। E नेट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो E नेट डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और अगर y डिपेंड करता है मेरा x के ऊपर, और मैं ये बोलूं कि y को मैक्सिमम होना है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy बाई dx क्या होना चाहिए मेरा, 0, ठीक है। इससे मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, और वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो मेरी यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में इस y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये सुनो, ठीक है। तो y के मैक्सिमम होने के लिए dy अपॉन dx 0 करना है मुझे। तो अब मैं सेम ट्रीटमेंट यहां करूंगा। मैं क्या करूंगा कि de अपॉन dx की वैल्यू को 0 करूंगा, क्योंकि e x पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसको अपन क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो अपन एक फॉर्मूला होता है मेरा डी यू बाई वी का, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। तो चलो अपन क्या ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी नेट अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखो के की तो बाहर ले लो, v सबसे पहले इसको ले लेते हैं, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देन इसका करें x का, तो x यहां पे हो गया मेरा 1 माइनस x ले लो। तो अब इसका करेंगे तो 3/2 टर्म मेरी आगे आ जाएगी, 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, 3/2 माइनस 1। और अब इस x स्क्वायर का करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2x, और फिर x का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मेरा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। और ये मेरा किसके बराबर रखना है मुझे, 0 के बराबर। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये और ये k तो 0 हो नहीं सकता, k और q, तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 3 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी 0 में जाकर के। चलिए, तो ये अब इस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं अगर मैं, या इसकी पावर हाफ कॉमन ले लूं अगर मैं, ठीक है, तो यहां बचेगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अगेन दोस्तों ये तो 0 हो नहीं सकती, ठीक है, बट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसको 0 होना पड़ेगा। देन r स्क्वायर, ये देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2।
E की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, इस E की वैल्यू जब x की वैल्यू प्लस माइनस r बाय रूट 2 होगी, तब आपकी जो E नेट है वो मैक्सिमम होगी। समझ में आया? ये कैलकुलेशन है। तो पॉज करके उतारो, उसके बाद में मैं आगे आपको बताता हूं अपने को क्या करना है। अपन ने ये तो देख लिया कि x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट E नेट इज मैक्सिमम। तो वह कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2, द वैल्यू ऑफ E नेट इज मैक्सिमम, कह सकते हैं ना। तो अब मुझे E नेट ऑल्सो कैलकुलेट E नेट और E वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। तो दो चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं E नेट कैलकुलेट करता हूं। E नेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखो, तो मैं बोलता हूं कि एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2, ठीक है। E नेट दोनों में से प्लस कर दो चाहे माइनस, एक रिजल्ट आएगा। के क्यू यहां रख दो, r बाय रूट 2 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3 बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू r बाय रूट 2 अपॉन r स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3 बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, देखो, के क्यू r बाय रूट 2 अपॉन ये r क्यूब तो बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक मेरा 3 बाय 2 r क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो r क्यूब मेरा बाहर आ गया और यहां बच जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2। क्लियर है? अब देखो, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस r से ये एक r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर, 2 तो ऊपर चला गया, 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर। तो ये आपकी E नेट मैक्सिमम की वैल्यू है। समझ गए? ठीक है। अब अपने को लास्ट चीज देखनी है, इसका ग्राफ, ठीक है, कि x बराबर E वर्सेस x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां लिख लो, मुझे काम में आएगी अभी। तो E नेट मैक्सिमम की वैल्यू आई है मेरी, E नेट मैक्सिमम की वैल्यू आई है मेरी 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर। अब E वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे अपन। तो देखो, यहां पे कोई सर्कुलर रिंग है जो कि मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, यहां पे E पॉजिटिव होगा और E एक्सिस, E को मैंने प्लस y एक्सिस पे लिया है, तो यहां E नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस y एक्सिस, तो यहां नेगेटिव, तो E नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, r बाय रूट 2 पे तो मैक्सिमम है E की वैल्यू, तो r बाय रूट 2 पे E की वैल्यू मैक्सिमम है, और वो वैल्यू कितनी है मेरी, वो वैल्यू है मेरी 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर, ठीक है। और r बराबर माइनस r बाय रूट 2 पे वैल्यू मेरी मिनिमम है। E को मैंने, देखो, प्लस ही ऊपर हो गया तो माइनस ही नीचे हो गया, ये वैल्यू मेरी मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मेरी यहां पे, वही माइनस 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 r स्क्वायर, ये वैल्यू मिनिमम हो गई। तो अब मैं ग्राफ कैसे बनाऊं, ये देखो, ये मेरा, ये मैक्सिमम पहुंचा, ये वापस मिनिमम आ गया, और यहां से वापस से क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू जो है मिनिमम मैक्सिमम की ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ये मेरा यहां से ये गया, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, और ये यहां जाके मिल गया। तो मेरा E वर्सेस x का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो उसका, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं 12th के रेगुलर टॉपिक डालता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।